हेलो दोस्तों। अब 2023 खत्म हो गया है पूरा, और 2024 की शुरुआत हो भी गई है दोस्तों। हम ये देखने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों कि ये 2023 के अंदर हमारी जो इकोनॉमी है उसका कैसा हाल था। और हमारी जो इक्विटी मार्केट, हमें पता है कि जो लाइफ टाइम हाई पर आ गई है। निफ्टी इंडेक्स, बीएसई इंडेक्स और बैंक इंडेक्स, ये जो मेजर इंडेक्स है अपने नए लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो जब लाइफ टाइम हाई पर है, और पिछले जो 3-4 साल से जब कोविड आया, और कोविड के बाद कौन से इंडेक्स के अंदर किस तरह का मूवमेंट आया, हमारी इकोनॉमी के कौन से ऐसे पहलू थे जिसकी वजह से उसमें गिरावट या इजाफा हुआ है, वो देखने का हम यहाँ एक प्रयत्न करते हैं। हम यहाँ सिर्फ इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, कोई स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो इंडेक्स, जो कि मेजर इंडाइसिस है निफ्टी के, उसी की ही हम यहाँ चर्चा करेंगे। और उस इंडेक्स के रिलेटेड इकोनॉमी के जो डेटा है, जो पिछले 1 साल से मैं पीयूष सर की मदद से एनालिसिस कर से उसको समझने का प्रयत्न करता हूँ। जो मेरे पास डेटा है, उस डेटा के बेसिस पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि उस डेटा का इस इंडेक्स और इकोनॉमी की और इक्विटी से क्या रिलेशन हो सकता है, ये एक समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चलो, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो इंडेक्स है उसमें क्या हुआ है। तो यस, आज हम 2023 का जो ईयर खत्म हो गया है, तब हमारा जो मेजर इंडेक्सिस है, उस मेजर मार्केट के इंडेक्स और इकोनॉमी को दोनों को समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर जो भी डेटा एनालिसिस किया है, जो भी समझा है, मैंने उसमें अपने पीयूष सर का मदद लिया है। उससे गाइडेंस के अंदर ही मैं ये आपके सामने ये प्रेजेंटेशन करता हूँ दोस्तों। ये जो प्रेजेंटेशन है, ये मैं जो क्या सोचता हूँ, मैंने क्या समझा है, इस रिलेटेड आपके सामने प्रयत्न करता हूँ कि किस तरह का है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे निफ्टी 50। यस, हमारी इंडियन इक्विटी की सबसे मेजर एक इंडेक्सिस है निफ्टी 50, जिसके अंदर 50 कंपनियां का जोड़कर जो इंडेक्स बनाया गया है। तो इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि 1990 से लेकर 2024 तक इस इंडेक्स के अंदर हम देखते हैं तो कंसिस्टेंसी इजाफा ही हुआ है। लेकिन अगर हम जब देखें कि 2008 में जो एक जबरदस्त गिरावट आई थी, उसके बाद 2014 तक, तो सबसे पहले हम पिछले कुछ जो पुरातन है, कभी भी अगर कोई भी वजह से हमारी इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है या तो कंसोलिडेशन फेज होता है, तब भी हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और वेल्थ क्रिएटर को वही एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसी टाइम वो इन्वेस्ट करते हैं। तो हम ये इस अपॉर्चुनिटी अगर किसी ने ली है, तो उसको उसका कितना बेनिफिट हुआ है, ये हाँ हम इस इंडेक्स के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि 2008 में एक सबसे जबरदस्त गिरावट आई थी, जो एफपीआई का जो मामले आया था, उसके बाद गिरावट आई 2014 तक। देखिए यहाँ पर हमें 2014 तक कोई भी अप मूव नहीं मिला, मतलब एक ब्रेकआउट नहीं मिला। लेकिन 2014 के बाद, 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आने की चांसेस बढ़ गए, हम यहाँ कोई राजकीय से हम नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि जो भी इन्वेस्टर है वो इंडस्ट्रीज में, इक्विटी में तभी पैसा लगाते हैं कि जब किसी भी देश की इकोनॉमी मजबूत हो जाए, तो उसी का इम्पेक्ट उसकी इंडस्ट्रीज, उसकी इकोनॉमी में आती है। अभी हम मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो मतलब सफल जो राजनीतिक में होते हैं, वो इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, वो ऐसे आशावाद के लेके वहां पर जो लोगों ने धीरे धीरे 2014 से इक्विटी मार्केट को अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दिया कि 2014 के बाद यहाँ पर जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, उसमें धीरे धीरे से बढ़ोतरी होती गई।
इसके बाद 14 से लेके हम 20 तक हम ईयर टू, ये जो एक कैंडल है ये ईयर टू ईयर है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 14 से 20 तक हमें कंसिस्टेंटली अप मूव मिला इंडेक्स में। लेकिन यहाँ पर एक 2020 में सबसे बड़ी विश्व की और दुनिया की सबसे इकोनॉमी को एक बड़ा झटका देने वाला ये जो एक आ गया क्राइसिस। यस दोस्तों, कोविड कोविड पूरे देश में आया और हमारे इंडिया के अंदर भी आया, और बहुत इकोनॉमी के अंदर जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से सब इकोनॉमी ठप हो गई। उसकी वजह से मार्च के अंदर जब ये गिरावट आई, तो ये जो गिरावट थी निफ्टी 50 की, ये 2015 के लो के पास आई। तो 5 वर्ष की जो लो थे वहीं पर आके आ गए। लेकिन जो कुछ इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उसने उस अपॉर्चुनिटी को तक झड़प कर ले लिया, और उसने लोअर लेवल पर, अगर वो जो हाईवर्ड नेटवर्क इन्वेस्टर होते थे, उसने ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया। तो यहाँ पर देखिए उसी साल के अंत में ये हमारा इंडेक्स सबसे हाई, यानी कि बहुत ही उसी साल में रिकवर पूरे पूरा हो गया, और उसने अपने अगले साल के जो हाई थे उसके ऊपर भी बंद कर दिया। और उसके बाद देखिए 2021-22 और दो साल भी उसने नया हाई लगाया। 22 के अंदर फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन आया, फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं तो वहां पर भी एक बड़ा हाई ही लिखा है। लेकिन 2023 में, और फिर ये 2023 का साल था, यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक मजबूत बन रही थी, हमारे जीडीपी के आंकड़े बढ़ रहे, हमारे जो जीएसटी के आंकड़े बढ़ रहे, हमारे सेल्स के, ऑटो सेल्स के आंकड़े, मतलब अलग अलग से इकोनॉमी के जो हम पीछे बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ मैं दिखाने का प्रयत्न भी करूंगा कि भाई किस तरह की इकोनॉमी बढ़ रही है। तो ये इनडायरेक्टली इस सबका इफेक्ट इस निफ्टी 50 की कंपनियों में पड़ा, और उसमें इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट दिखाया, और ये जो इंडेक्स है नए हाई की ओर, यानी कि हमारे दिखाई दे रहा है 21,801 का एक लाइफ टाइम नया हाई यहाँ पर अचीव किया है। अगर हम ईयर टू ईयर देखें तो पिछले 2023 में इस इंडेक्स ने 30% का ग्रोथ दिखाया दिया है। अगर कोई इन्वेस्टर ने जब कोविड के टाइम पे जो लो था, जो लो बनाया था, अगर उसी टाइम से अगर किसी मतलब इन्वेस्ट किया होगा, तो उसकी वेल्थ में कितना मतलब इजाफा हुआ होगा। तो यहाँ पर इस इंडेक्स की कंपनियों ने 190% का ग्रोथ इसको मिला है। अब हम देखते हैं निफ्टी बैंक को, तो यहाँ पर भी देखती है तो ये जो प्राइवेट बैंक का जो समय था, तो 2007 से लेके 2015 तक देखिए इसमें कोई बुरा अपमूव नहीं था, एक कंसोलिडेशन जोन में काम कर रही थी। लेकिन 2015 के बाद धीरे धीरे वो भी उस बैंकों के जो है इंडेक्स, उसमें मूव आती गई, और जो ये मूव है ये धीरे धीरे नया हायर हाई ईयर टू ईयर लगाती गई। लेकिन यहाँ पर भी देखिए 2020 के अंदर जब कोविड आया, तो वो भी जो अपने 2016 या 17 के जो लो थे वहां पर आई, तो सबसे बड़ी इंपैक्ट यहाँ पर भी आई। लेकिन उसी साल, इसी ही साल एंड तक उसने फिर से वो जो गिरावट आई थी वो पूरे की पूरी कवर कर ली। उसके बाद 21, 22 और 23 पिछले 3 साल से ये इंडेक्स नए हायर हाई हायर लो करता गया। यानी कि इंडेक्स की अगर कंपनियों में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डेफिनेटली ये इंडेक्स जो दिखाई दे रहा है, इससे यही तो पता चलता है कि इंडेक्स के रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो ग्रोथ कर रही है, उसका जो रिलेटेंस है तो उसमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो अगर हम देखते हैं तो उसने लाइफ टाइम हाई 48,600 का लगाया है, और पिछले 2023 में उसने 26% का ग्रोथ दिया है। अगर हम यहाँ अगर कंसीडर करें कि अगर किसी ने कोविड के टाइम के लो के पास अगर किसी का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो उसको कितना मुनाफा हुआ होगा, मतलब उसकी वेल्थ में कितना ग्रो हुआ होगा। तो यहाँ पर हमें 199% तक का इजाफा उसकी वेल्थ में दिखाई, मतलब ये इंडिविजुअल में टोटल इंडेक्स की बात करो, मतलब उसके इंडेक्स के अंदर 199 पॉइंट का इजाफा हुआ है, जो कि एक अच्छा इजाफा दिखाई देता है। अब हम देखते हैं वो जो निफ्टी बैंक था वो प्राइवेट बैंक का इंडेक्स। लेकिन अगर हम पीएसयू की बात करते हैं तो पीएसयू में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, तो 2007 से लेके 2000 अगर हम देखें कि 16-17 तक एक कंसोलिडेशन जोन में काम कर रही थी। पीएसयू बैंक हमारी सबसे देश की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक कौन है, पता है आपको? कोई बताएगा मुझे? यस, एसबीआई सबसे बड़ी पीएसयू बैंक है। उस ये पीएसयू बैंक है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं रहा था।
उसका जो एनपीए था, उसका जो मामला था, उसका जो मतलब ऐसा होता है देखो दोस्तों कि पीएसयू बैंक है, उसको गवर्नमेंट की जो कुछ स्कीम है उसको भी इम्प्लीमेंट करता होता, तो इसकी वजह से कुछ ऐसे स्टेप्स थे तो जिसमें इसके ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा था। इसकी वजह इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, उसमें ऐसा ग्रोथ, अगर देखिए हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर उसी में इन्वेस्ट करते हैं कि जिसमें उसको ग्रोथ दिखाई दे। लेकिन 2019 के बाद 2020 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे जो मोदी साहब है उसने कुछ ऐसे पीएसयू के जो स्टेप्स लिए जिसमें जो डेप्थ थी, जो एनपीए का जो सबसे बड़ा मामला था, जो हाई हाई डेप्थ थी, उसको उसने एक रिकंसिलाइजेशन करके जो है डेप्थ वाली जो चीज थी उसने अलग से उसको डाइवर्सिफाई किया, उसने एक अलग सी कंपनी में डाइवर्सिफाई के वो जो डेप्थ थी उसको अलग से उसने एक बेच दिया, और जो नेट फिर उसके बाद जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ पीएसयू बैंक का, तो उसके बाद हमें यहाँ दिखाई दे रहा कि 21, 22 और 23 कंसिस्टेंसी जो अपने जो पुराने हाई थे 2010 का, तो उसको भी अब उसने बीट किया है। ये पूरे 10 के मतलब 15 से 14 साल के बाद पीएसयू बैंक में जबरदस्त मूव आई है, तो इसका इम्पैक्ट हम सभी पीएसयू बैंक में दिखाई देते होंगे। तो आप देखोगे तो हम यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले साल 2023 में ये जो पीएसयू बैंक है उसने 65% का ग्रोथ दिया। यस, और अगर हम कोविड के बाद यहाँ पर अगर देखते हैं दोस्तों, जब कोविड आया तो सबसे जो यहाँ आप देखिए तो कोविड आया तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ हुआ, प्राइवेट बैंक में कितना बड़ा गिरावट दिखाई देती। लेकिन अगर पीएसयू को हम देखें तो क्या पीएसयू में हमें इतनी गिरावट दिखाई दी है? नहीं, क्योंकि पीएसयू एक सबसे बड़ी ट्रस्टेबल बैंक मानी जाती है लोगों के लिए, तो यहाँ इतनी गिरावट नहीं है। लेकिन जब रिस्ट्रक्चरिंग आया तो उसके बाद जो अपमूव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम ये अपमूव जो पुराने जो हाइस थे उसको ये 3 ही साल में उसने अभी ब्रेक अप कर दिया है और नए हाई की तरफ चल रही है। अगर इसमें किस तरह का था तो यहाँ कुछ हमारे सर का जो डेटा था मैं उसके ही सम्मति से यहाँ आपके सामने एक प्रेजेंट करने की प्रयत्न करता हूँ डेटा को, कि देखिए जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उसका जो एडवांसेस था उसके अंदर हमें 8% का यहाँ 2018 और 2023 ये मतलब पिछले 5 साल के अंदर हमें यहाँ पर 8% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर हम एनपीए के मामले में भी देखिए तो 2018 में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो बैंक थी उसका एनपीए 8.4% था, जबकि वो अब 2023 में देखो 1.73% का एनपीए रहेगा, मतलब कितनी गिरावट है एनपीए। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ प्राइवेट बैंक के है तो उसमें भी 1.9% का एनपीए था, जो कि अब गिरकर सिर्फ 0.9% रह गया। फॉरेन बैंक जो है उसके अंदर एनपीए 0.8% का था जो अभी 0.6%। अभी इसी तरह अगर हम देखते हैं दोस्तों स्मॉल बैंकिंग है उसका भी यहाँ पर देखिए तो प्राइवेट बैंक का ग्रोथ पब्लिक बैंक का ग्रोथ हमें 8% तक का दिखाई दे रहा है पिछले 5 साल के मुकाबले, प्राइवेट बैंक का ग्रोथ 15%, फॉरेन बैंक का 7% और स्मॉल बैंकिंग का अंदर में 36% का ग्रोथ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ देखिए तो जो सबसे बड़ी समस्या थी पब्लिक सेक्टर बैंक की एनपीए की थी और ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर एनपीए कट हो गया और जो लोगों का विश्वास आने लगा, वैसे तो हर एक ज्यादातर इंडियन जो भारतीय है उसका ट्रस्ट हमेशा ही पब्लिक सेक्टर बैंक में होता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो हमारे देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई, जो कि यहाँ पर उसका प्रॉफिट मार्जिन हम देखें तो 14% का मार्जिन यहाँ पर वो जनरेट करती है। और अगर हम देखें कि क्रेडिट जो डिपॉजिट रेशियो है 72% का है, मार्केट कैप में भी सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर जो हमारी है बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरे नंबर पर पंजाब नेशनल। तो यहाँ पर जो हमें दिया है वो मार्केट कैप के हिसाब से हमने सेक्रीफाइस किया है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि जो पीएसयू बैंक में जो ग्रोथ आ रहा है पिछले 3 साल, तो इसकी वजह जो ये रिस्ट्रक्चरिंग दी है ऐसा हम मानते हैं। इसी तरह देखिए तो सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन है, तो एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर की आईसीआईसी बैंक। तो यहाँ पर भी देखिए 23% का मार्जिन जनरेट कर रही है एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर पर हमें आईसीआईसी बैंक। तो यहाँ पर भी मार्केट कैपिटल के अंदर सबसे बड़ी एचडीएफसी, आईसीआईसी और कोटक बैंक। तो इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक हमारे जो टीम और हमारे सर है उसने ये डेटा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है कि जिसकी वजह से हमें पता चले कि भाई ऐसे ही इंडेक्स नहीं बढ़ती है, ऐसे ही पुराने हाई को
बीट करके एक नई हाई की और एक्सटेंशन नहीं मोड़ते। इसकी भी वजह बेसिक जो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी एडवांसेस है वो यहाँ डेटा के माध्यम से ही पता चलता है। तो अब हम देखते हैं निफ्टी 500 की कंपनियां क्या कर रही है। तो यहाँ पर भी हम देखिए तो 2020 के बाद उसमें के निफ्टी 500 की कंपनियां हैं उसमें भी हायर हाई हायर लो लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले साल 37% का ग्रोथ मिला है, जो कि अगर कोविड के से अगर हम देखें तो हमें 260% का मूवमेंट यहाँ पर हमें दिखेगा। अगर निफ्टी 500 की कंपनियों में किसी ने भी लगाया हो पैसा तो ये इंडेक्स ने 260% का मूव किया है। इसी तरह देखिए यहाँ पर ऑटो ऑटो को अगर हम देखें दोस्तों तो 2010 के बाद ये पूरे के 2014 तक 2018 तक ये इसमें एक कंसिस्टेंसी ग्रो हो रहा था। लेकिन 2018 के बाद ये डाउनग्रेड में आ गया और 2020 में अपने एक लो लगाया जो कि 2013 के लो के पास आ गया कोविड में। ये ऑटो इंडस्ट्रीज में अलग अलग सेगमेंट आते हैं, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, प्राइवेट व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर और हेवी व्हीकल। तो इस तरह के अलग अलग सेगमेंट की इफेक्ट कोविड में सबसे ज्यादा हुई। उसने 2013 के लो को एक बीट किया। लेकिन इसके बाद 2000 कोविड के बाद उसने अपने जो पुराने हाई थे 2015 का, उसने ये जो हाई है 2022 के बाद क्रॉस किया है और पिछले साल यानी कि 2023 में 57% का ग्रोथ अकेली ऑटो इंडस्ट्री ने यहाँ दिखाई दिया। उसकी वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जैसे कि स्क्रैप पॉलिसी कि 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां है उसको स्क्रैप किया जाए, गवर्नमेंट के अंदर की जो गाड़ियां है उसको निकाल दिया जाए और नई गाड़ियां। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो नए नए रिसर्च गवर्नमेंट उसको प्रोमोटाइज करने के लिए, क्लीन जोन करने के लिए, ग्रीन एनर्जी को इजाफा देने के लिए उसमें बहुत सारी सब्सिडियां दे रही है। और जो कंपनियां रिसर्च करके जो नई नई प्रोडक्ट बनते हैं उनको भी प्रमोशन करती है। एसएमई सेक्टर की ऑटो की जो कंपनियां है, बैटरीज है, उसको भी प्रमोट करने के लिए वो उसको प्रोत्साहन दे रही है। उसका ये हेतु है कि हमें पता है दोस्तों, सबसे बड़ा इंपोर्ट हमारा जो हमें जो हमारा डेफिशिएंस होता है वो होता है ऑयल सेक्टर में। पेट्रोल डीजल ऑयल को अगर हम इंपोर्ट करते हैं इसकी वजह से हमारे सबसे बड़ा डेफिशिएंट। तो गवर्नमेंट का ध्येय यह है कि जो हमारा डेफिशिएंस कम किया जाए, डीजल की डिमांड हम धीरे धीरे कम करके उसको डाइवर्सिफाई करके हम इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर जाने के लिए अलग अलग पॉलिसी ला रही है। तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम इस ऑटो की कंपनियों के अंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऑटो इंडेक्स ने हमें पिछले साल 57% का, और अगर हम कोविड के हिसाब से देखिए तो यहाँ पर 321% का ग्रोथ इसमें दिखाई दे रहा है। यानी कि जो 2016, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोविड के बाद दूसरे दूसरे इंडेक्स चले, जैसे ऑटो में मूवमेंट नहीं आई थी, लेकिन पिछले 2023 में ही जबरदस्त जो अपने 2022 में ही उसने जो पुराने हाई 2017 वाला उसने क्रॉस किया। यानी कि पिछले साल कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, रोड, रास्ते, स्पीड हाईवे जो गवर्नमेंट ने बनाए, इसकी वजह से भी इसके अंदर जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दे। तो हम इस बेसिस पे ऑटो और ऑटो के रिलेटेड की कौन सी कंपनी में किस तरह का ग्रो हो रहा है, तो ये हम इंडेक्स के माध्यम से उस सेक्टर को ट्रैक करने का प्रयत्न करेंगे। अगर यहाँ पर देखते हैं तो ऑटो सेल्स के डेटा जो कि हर महीने की पहली तारीख को अलग अलग आता है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, हर सेगमेंट में हर कंपनी का इंडिविजुअल। यहाँ अगर हम पिछले साल में देखते, जनवरी से देखते नवंबर तक, सिर्फ 2 महीनों में नेगेटिव ग्रोथ आया था। जो ये दोस्तों सेक्टर ये मतलब कैसे होते हैं कि कुछ महीनों के अंदर सेल्स कम आते होते, लेकिन ऑन एन एवरेज देखिए हमारे 2 डिजिट में, यानी कि 15 से 20% ऑन एवरेज पिछले महीने दिसंबर नवंबर के जो हमारे डेटा है 90% तक का ग्रोथ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि 2 डिजिट के अंदर इसका सेल्स का ग्रोथ बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखिए पूरे सालों साल 2020 से लेके अभी जो जनवरी से नवंबर तक का अगर हम देखते हैं तो टू व्हीलर के अंदर भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। फिर थ्री व्हीलर में तो सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जो कि कोविड के अंदर नीचे गिरावट आई थी तो वो वहां पर भी धीरे धीरे ग्रोथ देखा है। इसी तरह के प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हमें यहाँ पर ग्रोथ
दिखाई दे रही है। टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें जो गिरावट आई 2020 के बाद, तो इंडिविजुअल हर एक सेक्टर में, यहाँ अगर हम ट्रैक्टर के देखें तो ट्रैक्टर में कोविड के टाइम कोई भी गिरावट नहीं आई थी उसके सेल्स में, जबकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी अप मूव ही दिखा है। इसी तरह अगर हम कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर देखें तो उसमें भी धीरे धीरे बढ़ोतरी, कॉमर्शियल व्हीकल में भी हमें यहाँ पर जबरदस्त इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये ऑटो सेल्स के डेटा से हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी किस तरह का इम्पैक्ट आएगी और ऑटो सेल के अंदर ऑटो की कौन सी कंपनी में क्या आएगा। तो ये ऑटो का डेटा हमें हर मंथली ट्रैक करना चाहिए, और कौन सी कंपनी मार्केट के हिसाब से कौन लीडर है और कौन सी लीडरता में जो बढ़ोतरी हो रही है, ये हमें यहाँ दिखाई करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं एफएमसीजी। यस दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर को एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। कोई भी हिसाब हो, जब भी कोई भी गिरावट आती है तो जो हाई या तो कोई इन्वेस्टर होते हैं तो उस डिफेंसिव सेक्टर को पहले प्रीफर करते हैं जब कोई गिरावट आती है। तो उस गिरावट में एफएमसीजी सेक्टर, यहाँ पर अगर हम इंडेक्स में देखिए तो कितने भी स्केम आया, कितनी भी गिरावट आई, कितने भी कुछ भी हुआ, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर ने कभी भी यहाँ लो नहीं लगाया। उसने हायर हाई हायर लो हायर क्लोज ही दिया है। तो एफएमसीजी सेक्टर को भी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर उसने पिछले साल, अगर देखिए हर एक कैंडल को अगर हम देखते हैं तो पिछले साल एफएमसीजी सेक्टर ने 31% का ग्रोथ दिखाई दिया है। इसी तरह अगर कोविड से लेकर अगर हम देखते हैं तो यहाँ 151% का मूवमेंट मिला है। ये हम कह सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर को भी और उसके रिलेटेड कंपनियों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और उसको भी हमारी जो वैल्यू एडेड वेल्थ क्रिएटर पोर्टफोलियो में हमारी एफएमसीजी कंपनियों को भी जो कंसिस्टेंसी ग्रोथ करती हो, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करती हो, उस कंपनियों को एनालिसिस करके हमें उसको भी रखना चाहिए। ये इंडेक्स से हमें पता चलता है दोस्तों। दूसरा सर्विस सेक्टर, यहाँ पर भी जबरदस्त ग्रो हो रहा है। ये भी देखिए सर्विस सेक्टर के अंदर पिछले साल हमें 24% का ग्रोथ मिला है। अगर कोविड से हम देखते हैं तो 66% का ग्रोथ हुआ है। यहाँ पर देखिए तो पिछले जो 2017 के बाद हर एक साल उसने एक नया हाई ही बनाया, मतलब सर्विस सेक्टर में जबरदस्त यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। ये इंडेक्स के माध्यम चलता है। यस, मेटल देखिए 2011 से लेके 2020 तक कोई भी मुनाफा, कोई भी इजाफा इस सेक्टर की कंपनियों में नहीं हो रहा था। एक कंसोलिडेशन जोन में काम कर रहा था। 2019 में जब हाई लगाए, लेकिन फिर भी वहां पर से भी ये एक डाउनग्रेड में, मतलब कि पिछले 10 साल तक उस सेक्टर की अंदर कोई भी और उस सेक्टर की रिलेटेड कंपनियों में हमें वेल्थ क्रिएट नहीं किया गया था। लेकिन 2020 के बाद, जब कोविड के बाद, इसमें अगर हम दिखाएं क्यों हुआ, ये कौन से फिगर है, तो उसको भी हम यहाँ पर देख प्रयत्न करते हैं। तो मेटल इंडेक्स के अंदर 2021 में, 22 और 23 में कंसिस्टेंसी ग्रोथ मिला है, जबकि पिछले 2023 में हम यहाँ देखते हैं तो 54% का ग्रोथ इसके लिए इस मेटल कंपनियों के अंदर इंडेक्स के अंदर दिखाई दिया। और कोविड से अगर हम कंसीडर करते हैं तो 440% का ग्रोथ हमें मेटल की कंपनियों में दिखाई दिया है। यहाँ पर ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज, उसको एक प्राइमरी इंडेक्स, प्राइमरी चीज मांगता है, मानी जाती है। मतलब कि कोई भी कंपनी है, कोई भी मटेरियल है, उसका जो प्राइमरी मटेरियल है, ये इसी 8 चीजों को ही उसमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 8 चीज है, ये किसी भी इंडस्ट्रीज का प्राइमरी मटेरियल हो सकता है। तो यहाँ हम, मेरे पास जो 2012 से लेके 2023 तक का जो डेटा है, तो देखिए कोल के अंदर हमें जो ये ईयर टू ईयर जो डेटा दिखाई दे रहा है, तो इसमें 2020 तक के 21 तक कोई ग्रोथ दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं। लेकिन देखिए 2021-22 के बाद कोल के अंदर 8.5% का इजाफा हुआ, 22-23 में 15% का, और अप्रैल से नवंबर पिछले साल 17% का, और अभी तक का जो हम 23-24 का जो ग्रे, और ये जो 17% का है वो अगले साल लो बेस की वजह से भी ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन फिर भी हम अगर हम देखें अप्रैल नवंबर के अंदर हम देखें तो यहाँ 13% का ग्रोथ कोल के। तो ये इसीलिए तो आपको पता है ना दोस्तों, कोल इंडिया नए लाइफ टाइम हाई पर क्यों लगा, क्योंकि कोल की डिमांड बढ़ रही है, कोल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है।
तो अगर हम कंसीडर करें कि भाई कोल इंडिया क्यों बढ़ रहा है, अगर ये इस तरह का डेटा का अगर ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या अगर कोल इंडिया को भी मेरे को अगर मेरे पास है तो मुझे उसको रखना चाहिए या उसको निकाल देना चाहिए। तो ये जो डेटा है इसको आप हर मंथली पे आते हैं उसको ट्रैक करो दोस्तों। इसी तरह हम नेचुरल गैस में भी देखिए तो हमें 5.4% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे देखिए स्टील के अंदर भी देखिए कितना ग्रोथ, पहले एवन डिजीज के अंदर ही था, लेकिन यहाँ पर देखिए 2022 के बाद 17% का, ये 10% का, 7.3%, अभी ये देखिए लास्ट ईयर 14% का। मेटल इंडेक्स पता है क्यों लाइफ टाइम में, तो इसी वजह से क्योंकि स्टील सीमेंट के अंदर भी देखिए 11% तक के, इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़े। ऑन एन एवरेज देखिए दोस्तों तो यहाँ पर हमें 8.6% का ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले दिखाई दे रहा है। यानी कि 8 कोर ये जो प्राइमरी मटेरियल्स होते हैं उसमें पिछले जो 4-5-10 साल से नहीं हो रहा था ग्रोथ, लेकिन ये पिछले 4-5 साल से ग्रोथ हो रहा है। तो इसी की वजह से ये कोमोडिटी वाली जो कंपनियां हैं उसके अंदर हमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कंजप्शन, इस कंजप्शन की जो कंपनियां हैं उसमें भी हमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है। यहाँ 36% का ग्रोथ पिछले साल हमें इस इंडेक्स ने दिया है, और कोविड से हम देखें तो 164% का ग्रोथ इस कंपनी ने किया है। यस, आईटी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है, सबसे ग्रोइंग कंपनी मानी जाती है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखते हैं आईटी इंडेक्स को तो 2011 तक देखिए 20 के अंदर सबसे ज्यादा जो इंडेक्स चला था 20 और 21 में, क्योंकि सभी जब लॉकडाउन के टाइम पे सभी कंपनियां बंद थी, लेकिन अकेली 2 इंडस्ट्रीज ही ऐसी थी जिसके लॉकडाउन का कम से कम इफेक्ट मिला था। पहली आईटी और दूसरी एग्रीकल्चर, वो ही दो जो चीज कंपनी थी उसी को ही सबसे कम इम्पैक्ट इस लॉकडाउन का हुआ था, इसमें एक आईटी कंपनी। तो इसी की बदौलत यहाँ पर जो पिछले जो साल में जो इतना 12 से लेके अगर हम 18 तक देखें तो इस इंडेक्स में इतना ईयरली इजाफा नहीं हो रहा था, लेकिन 21-22 में जो हमें इजाफा हुआ जबरदस्त लाइफ टाइम हाई पे आ गया, एक्सटेंशन मोड पे आ गया। लेकिन इसके बाद 22 में फिर से वो गिरावट आई। इसकी वजह हमारा इंडिया नहीं था, क्योंकि हमें पता है आईटी की जो कंपनियां हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, वो एक्सपोर्ट करती है अपनी जो सर्विसेज है। वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो टीसीएस है, इंफोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजी, सबकी आईटी जो मेजर मेजर आईटी कंपनियां है उसका जो सबसे ज्यादा जो इनकम रेवेन्यू फॉरेन से आते हैं। तो वहां पर जब युद्ध हुआ, इजराइल युद्ध हुआ और जो यूरोपियन क्राइसिस हुए, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट हमारी आईटी कंपनियों के जो रेवेन्यू में इफेक्ट आया। इसकी वजह से 2022 में उस आईटी कंपनियों में गिरावट आई। तो देखिए दोस्तों, ये आईटी की कंपनियां ग्रोइंग कंपनी, ग्रोथ वाली कंपनी होती है। तो जब भी कोई ऐसी ग्रोथ वाली कंपनी किसी भी ऐसे रीजन की वजह से जब अपने कंसोलिडेशन जोन में आती है या तो लोअर लोअर जोन में आती है, तो उस कंपनी में हमें डेफिनेटली धीरे धीरे हाई नेटवर्थ जो इन्वेस्टर या तो जो हम सामान्य इन्वेस्टर है उसको एसआईपी की तरह धीरे 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 उस कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्ट करना है, नहीं कि हाई लेवल पे। तो आईटी अभी भी एक ऐसे जोन में है कि अगर आपको वैल्यू करनी है, वैल्यूएबल आने वाले टाइम में डेफिनेटली जब भी ग्लोबल जब नॉर्मल हो जाएगा तो ये फिर से एक नए हाई एक्सटेंशन या हाई जोन में जाने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें ग्रोथ तो ऑलरेडी है लेकिन अभी जो फॉरेन की वजह से ये ग्रो नहीं कर रही है। तो ये आईटी की कंपनियों के अंदर जो अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसके अंदर निवेश करने की, तो नए नए इन्वेस्टर जो यंग स्टार है उसको मुझे लगता है कि उसको इसी आईटी की ग्रोइंग कंपनियों को रिसर्च करके उसमें धीरे धीरे एसआईपी की तरह निवेश करना चाहिए। अब हम देखते हैं रियलिटी 2008 में 2008 में जबरदस्त गिरावट यहाँ दिखाई दे रही रियलिटी सेक्टर की। तो इसके बाद 2009 से लेके 2021 तक ये एक नॉर्मल कंसोलिडेशन जोन में पड़ा था। लेकिन पिछले साल गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बजट में एक अलग से एलोकेशन किया, उसने बजट में अलग से भंडोल को रिलीज किया। उसने कहा कि भाई हम इंफ्रा को बढ़ावा देंगे। तो ये जो इंफ्रा के बढ़ावा की वजह से फिर उसने गवर्नमेंट ने हर सामान्य व्यक्ति को घर देने के लिए जो उसने एक मुहिम छेड़ी। तो इसकी वजह से हर व्यक्ति को घर बनाने की जो मुहिम आई, तो इसकी वजह से इस सेक्टर में
डिमांड बढ़ी धीरे धीरे, तो यहाँ पर हमें 21-22 के बाद जो अभी 23 के अंदर रियलिटी सेक्टर जो पिछले 2009 से कोई भी मूवमेंट नहीं आ रही थी, उसने अपने पिछले 2009 के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आने के प्रयत्न किया है। तो हम अब इस रियलिटी सेक्टर की कंपनियां जो कि ग्रोइंग कंपनियां हैं, जिसके ऊपर कम से कम डेप्थ है, तो ऐसी कंपनियों को हम ढूंढेंगे और उसके अंदर हम धीरे धीरे निवेश करने की सोच सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें 2023 में 111% का ग्रोथ इस इंडेक्स ने दिया है, और कोविड से हम देखें तो 162% का ग्रोथ इस तो रियलिटी सेक्टर को भी हम ध्यान में रखें। अभी हम देखते हैं कोमोडिटी। कोमोडिटी देखते सेक्युलर होता है, कभी ऊपर नीचे उसमें होता रहता है। तो यहाँ कोमोडिटी की जो कंपनियां है, यहाँ पर हमें 45% का ग्रोथ हमें इस कोमोडिटी कंपनियों ने दिया है। अगर हम कोविड से साइड से देखते हैं तो 274% का ग्रोथ हमें यहाँ मिला है। अब हम देखिए फार्मा इंडेक्स। यस दोस्तों, फार्मा एक जो 2010 से लेके 2015 तक बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था, लेकिन 2016 के बाद उसमें ईयर टू ईयर डी ग्रोथ ही हुआ। 16 से लेके 2019 तक फार्मा जरा भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, अंडर ग्रोथ। हर एक कंपनियां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए, उसकी वजह से ये डी ग्रोथ कर रहा था। लेकिन 2020 में जैसे ही कोविड आया, तो सबसे सबसे जरूरत कहाँ पड़ी? कोविड की वजह से दवा कंपनियों को सबसे अच्छा मुनाफा उन लोगों को हुआ, जैसे हर एक व्यक्ति को, हर एक घर को ये दवा की जरूरत होने लगी। हेल्थ सेक्टर की, हॉस्पिटैलिटी, हर एक कंपनियों को दवा मिल नहीं रही थी कुछ लोगों को, तो ये इसका इजाफा जबरदस्त। लेकिन फिर भी देखिए 2020 के अंदर उसने जो अपने लाइफ टाइम हाई थे 2015 वाला, उसको उसने क्रॉस नहीं किया था। मतलब कि इजाफा तो हुआ था, लेकिन जो पिछले 5 साल का जो मार पड़ा था, फिर भी वो अपने जो 2015 वाला हाई क्रॉस नहीं किया। लेकिन इसके बाद 2020 में वो जबरदस्त ग्रोथ तो हुआ, लेकिन इसके बाद 2 साल तो फिर से जो जब कोविड नॉर्मल हो गया, कोविड खत्म हो गया, तो वहां पर एक 21 और 22 में फिर थोड़े से कंसोलिडेशन जोन में आ गई। लेकिन फिर से अभी जो 2023 के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि उसने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है। उसकी वजह यह है कि देखिए दोस्तों, फॉरेन के अंदर हमारी इंडियन जो ड्रग्स कंपनी है वो सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है। जिस तरह हम आईटी में भी एक्सपोर्ट करते हैं, इसी तरह हम फार्मा की कंपनियों भी सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट होता है। जो हमारी लोकल यूजेस के हिसाब से हम फार्मा में भी जबरदस्त एक्सपोर्ट होते हैं। तो वहां पर जो डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे हमारी फार्मा की कंपनियों के, इसकी इम्पैक्ट इसकी कंपनियों के जो सेल्स है उसमें आया, और उसी की वजह से उसके रिलेटेड कंपनियों के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, और इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इस फार्मा इंडेक्स में दिखाई दी, जिसने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है। यहाँ पर लास्ट 2023 में 46% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर हम कोविड से अगर देखें, कोविड के लो से, तो उसने 171% का ग्रोथ यहाँ पर मिला है। इसी तरह स्मॉल कैप की कंपनियां जो भी एक अच्छा काम करते हैं। देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप जब लार्ज कैप चलने के बाद हम स्मॉल कैप में भी ध्यान रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप में। लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क ये रहता है दोस्तों कि जब भी गिरावट आती है कोई भी किसी भी वजह से, तो लार्ज कैप जितना गिरती है, इसके मुकाबले स्मॉल कैप और मिड कैप में जबरदस्त गिरावट आती है। तो ये पॉइंट को भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हम अपने जो फोलियो है उसको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके अच्छी कंपनी चुन के अपने हिसाब से परसेंटेज में ही इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर जो स्मॉल कैप का जो हम देखते हैं, तो पिछले साल 2023 में 75% का ग्रोथ इस स्मॉल कैप की कंपनी ने किया है, जो कि कोविड के लॉस से हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ हमें 378% का ग्रोथ मिला है। यहाँ पर अगर हम देखें एक टेबल के माध्यम से, तो सबसे ज्यादा जो 1 ईयर और 3 ईयर का जो हमने एक टेबल बनाया है, इसमें जो हमें दिखा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर है, उसमें सबसे इजाफा 80% का 1 ईयर में, और 3 ईयर में 182% का। दूसरे नंबर पे स्मॉल कैप, तीसरे मिड कैप, फिर ऑटो, इंफ्रा और फार्मा। इस तरह की जो कंपनियां यहाँ पर हमने ये चार्ट दिया है। अब हम देखते हैं
कि जैसे कि अब मैं बताया कि निफ्टी 50 की कंपनियां, निफ्टी 500 की कंपनियां जो इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक के जो डेटा है वो उसको स्टडी करना है। इसमें सबसे पहला आता है जीएसटी कलेक्शन, क्योंकि अगर हमारे देश की इनकम बढ़ेगी तो इंफ्रा, जो ऑटो इंसिलरी, जो भी हमारे नए नए स्टेप, जैसे कि हम डिफेंस में भी अब काम कर रहे हैं, तो इस तरह का जो पैसा गवर्नमेंट को चाहिए तो वो कहाँ से आते हैं? जीएसटी की इनकम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जिसमें ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है जीएसटी। तो यहाँ ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ हम यहाँ पर देखें तो कि पिछले साल ये दिसंबर में पिछले साल के मुकाबले हमें 12% का ग्रोथ मिला है। हाँ, अभी नवंबर के मुकाबले हमें सिर्फ 2% की गिरावट है मंथ टू मंथ, लेकिन ईयर टू ईयर हम देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले हमें 12% का ग्रोथ, यानी कि 1,66 करोड़ का हमें जीएसटी कलेक्शन जो जबरदस्त भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह देखिए दोस्तों, आईआईपी के जो डेटा आते हैं वो भी हर महीने के आते हैं, 14 तारीख के 12 तारीख को आते हैं। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल का ग्रोथ डेटा है, तो सबसे इसमें अलग अलग 3 सेक्टर को लिए जाते हैं, जिसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और टोटल। तो यहाँ हम देखते हैं तो अप्रैल से अक्टूबर के देखते हैं कि पिछले साल माइनिंग के अंदर हमें 4% की जो इजाफा हुआ था, लेकिन इस टाइम देखिए माइनिंग के अंदर हमें 9.4% का ग्रोथ मिला है। इसी तरह हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखते हैं तो पिछले साल ये अप्रैल से अक्टूबर के जो आंकड़े हैं उसमें 5% का, जबकि इस साल हमें 6.4% का ग्रोथ मिल रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें 9.4 के मुकाबले यहाँ 8%, यानी कि अगर ओवरऑल देखिए तो पिछले साल 2022-23 में हमें सिर्फ 5.3% का ग्रोथ था, जबकि इस साल हमें 6.9% का इस इंडिविजुअल 3 सेक्टरों से मिल रहा है। इसी तरह यूजेज बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई प्राइमरी गुड्स में क्या हाल था, तो प्राइमरी गुड्स के अंदर हमें पिछले अप्रैल से अक्टूबर का जो फिगर है यहाँ 8.2% था, जो कि इस साल 7% का ग्रोथ है, वो भी अच्छा है। इसी तरह कैपिटल गुड्स जो है उसमें 14% का था, जो इस साल 9% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स 5.4 था, यहाँ पर 5.1 है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रियलिटी सेक्टर आपको पता है जो नए लाइफ टाइम 12-13 के जो उसने ब्रेकआउट किया है, तो इसकी वजह यहाँ इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन की कंपनियों में देखो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो डेटा है हमें दिखाई दे रहा है कि 6.8% था जो इंफ्रा की कंपनियों, जो इस साल 12%, मतलब डबल से नजदीक हो गया। तो ये डेटा ही दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह जो इंडेक्स में जो बढ़ा हुआ है, पिछले 10 साल से जो रियलिटी इंडेक्स नहीं बढ़ रहा था, तो ये डेटा दिखा दे। तो अगर हम डेटा का स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा इंडेक्स चलेगा, तो इसके लिए भी ये डेटा का स्टडी करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर देखिए 5.4 के मुकाबले 1.4% है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल जो -4 था, जो कि अभी 7.1। ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर जो एफएमसीजी की कुछ चीजें आती है वो इसमें आती है। तो ये जो हुआ दोस्तों आईआईपी के डेटा। इसी तरह हम जीवीए यानी कि जीडीपी के जो डेटा देखते हैं, तो जीडीपी का जो Q2 का जो डेटा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर में हम देखिए दोस्तों कि पिछले Q2 के मुकाबले 13.6% था, इस बार हमें 7.2% का ग्रोथ मिला। माइनिंग के अंदर जो 41% था, यहाँ 11% का। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 16% का ग्रोथ जीवीए के अंदर दिखाई देता है। इस क्वार्टर में हमें 9% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, यानी कि जीडीपी के अंदर हमें जो इजाफा हुआ है पिछले Q2 में 17% का। ये जो जो हमें ये इतना जो इजाफा दिख रहा है, तो अगले साल लो बेस की वजह से भी, लेकिन ओवरऑल हम देखिए तो ये 2 डिजिट के नजीक हम 9% तक का जो इजाफा इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है जीडीपी के अंदर, एक बड़ा अच्छा इजाफा है। इसी तरह जो जीडीपी के अंदर जो हमारा ग्रोथ मिलता है उसका कंजप्शन कौन कर लेता है, तो इसमें उसके सबसे ज्यादा कंज्यूमर जो है प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन, प्राइवेट जो कंपनियां है उसको जीडीपी का 61% का कंजप्शन वो करती है। गवर्नमेंट है वो 8% तक का कंजप्शन करती है। और फाइनेंशियल कैपिटल जो कैपिटल फॉर्मेशन है हमारे जो उसमें, तो यहाँ पर भी 30% का ग्रोथ हुआ है। तो अगर हम ऑन एवरेज देखिए तो ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर देखिए दोस्तों, तो जो यहाँ पर हमें 9.1% का ग्रोथ जीडीपी के अंदर हमें मिला है। इसी तरह देखिए कोर सेक्टर के अंदर मंथ ऑन मंथ वाइज तो देखिए तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब हम देखिए दोस्तों
मेरे पास कुछ ऐसा डेटा मैं लाया हूँ, जैसे कि पिछले 10-15 सालों से जो हमें पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों का इन्वेस्ट का रवैया कैसा था। तो 2010 में जो 1,79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, जो कि 2022 में उन लोगों ने 1,41 का इन्वेस्टमेंट निकाल लिया था, लेकिन 2023 में फिर से उसने उससे दुगुना इन्वेस्टमेंट किया है। ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब कि वो भी इंडियन इकोनॉमी पर कायम है, उसको ट्रस्ट है कि जो इंडिया जीडीपी के मुकाबले नंबर 3 पे जाने वाली है। तो ये जो उसका मजबूत है, ये हमें यहाँ पर उसका जो भरोसा है उसके फिगर से भी हम दिखाई दे। इसी तरह हमारी इंडिया, अभी हमें पता चला है कि इंडिया के अंदर इतने डीमेट अकाउंट हुए, इतनी एसआईपियां हुई है कि लोग भर भर के पैसा उसमें डाल रहे हैं। हमें पता है कि अगर कभी भी कोई गिरावट आती है तो लोग पहले क्या होते थे, जैसे ही गिरावट आती लोग अपना पैसा निकाल लेते थे, लेकिन अब वो डालते हैं और डालते हैं, क्योंकि उसको हर एजुकेटेड, हर एक छोटे छोटे इन्वेस्टर को पता चल गया कि अगर हम जब गिरावट में ही डालेंगे तभी तो हमारा वेल्थ क्रिएट होगा। तो ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 2014 के बाद कंसिस्टेंसी हमारे जो लोकल इन्वेस्टर है उसने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जो कि 2023 में 1,84 लाख रुपया हमारे लोकल डीआईआई ने भी इसमें डाले, यानी कि हम लोगों ने डाले। तो एफआईआई के साथ हम भी अब कंपटीशन करके हम भी उसमें अपनी इकोनॉमी को ट्रस्ट करके उसमें हम पैसा डालते हैं। क्योंकि दोस्तों, तो ये मेरा एक प्रयत्न था, इंडेक्स को अगर कोई गिरावट आती है तो डरने की बजाय पैसा निकालने की बदला उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमें दिखाई दिया हर एक इंडेक्स ने जब कोविड के टाइम में किसी ने अगर निवेश किया है तो उसका पिछले साल के मुकाबले कितना बड़ा ग्रोथ हुआ होगा। तो ये यहाँ एक मेरा प्रयत्न था आप लोगों के सामने, मेरी समझ के हिसाब से, मेरे सर से नॉलेज लेके, कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब भी कोई गिरावट आए तो निकालने के बजाय टटे रहने का और अपने वेल्थ क्रिएटिव जो इन्वेस्टमेंट है उसी को ही, उसी जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो ही हमें अच्छा ग्रोथ मिलता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और मुझे अप्रिशिएट कीजिए कि कौन सी चीज मैं आपके लिए प्रेजेंट करूं, नेक्स्ट में आपके लिए क्या लाऊं, ये जरूर कमेंट में लिखिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा जो भी हो, आप कमेंट जरूर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच।